Hello friends, this is Chandan Raj. Today I am talking about a new chapter राष्ट्र निर्माण की चुनौती। देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर विशेष चर्चा करेंगे और ये क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सेकेंड बुक है और चैप्टर फर्स्ट होगा चैलेंजिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए, बिल्ड करना है कि कैसे हम अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और देखिए आपके पास सबसे बड़ा बात है यहाँ पर। देखिए सबसे बड़ी बातें हैं, ध्यान से रखेंगे। तो देखिए अध्याय में आपको पढ़ना ही है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और इस चुनौती में जो हमने सबसे ऊपर डार्क में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और भाग्यवधू से चिर प्रतिशिक्षित भेंट जो है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से समझेंगे और जो भी समस्या होगा जरूर कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इस हेडिंग का अर्थ होगा, जब हम इस कुछ लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को देश आज़ाद हुआ था और नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, जो भाग्यवधू से चिर प्रतिशिक्षित वेट एवं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये हेडिंग जो है इसका अर्थ यही था, यही समझाना चाह रहा था कि देखिए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी और भाग्यवधू से चिर प्रतिशिक्षित वेट, इसका अर्थ यही है कि हमारे नेहरू जी ने भाषण के समय संबोधित किया था। बहुत प्रसिद्ध भाषण था बच्चों, तो इसे इसी नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला हेडिंग होगा कि हमारे पास आज़ादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। तो कहा जाता है, पहला पॉइंट है कि शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, और दूसरा है सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। इस दो बातों को ध्यान से देखेंगे कि जब हमारे पास आज़ादी के बाद दो बातों पर सबकी सहमति थी, तो वो पहला है शासन कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए, मतलब कि लोगों का शासन होना चाहिए। नहीं, आज़ादी से पहले जब गुलाम बने थे तो ये सब समस्याओं को देखते हुए हम सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि शासन लोकतांत्रिक ही सही रहेगा। और दूसरा पॉइंट है सरकार सबके भले के लिए। इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा हेडिंग है। और देखिए नेक्स्ट हेडिंग होगा कि 1947 का साल कैसा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1947 का साल कैसा था, तो देखिए आपको कहना होगा कि हिंसा और विस्थापन की त्रासदी भरा साल था और लाखों लोग मारे गए थे और बेघर हुए थे। इस बातों को बहुत अच्छे से याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है बच्चों, और एग्जाम के दृष्टि से बात करें तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा, याद रखिएगा कि यहाँ से देखिए अपना नेक्स्ट हेडिंग है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है कि यहाँ पर कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी थी। आपके पास क्वेश्चन में बोला जाएगा कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ कौन सी थी। तो देखिए पहला है एकता के सूत्र में बांधना, और दूसरा है लोकतंत्र स्थापित करना, और तीसरा है पूरे समाज का भला करना। देखिए इस तीनों पॉइंट को समझेंगे, एक एक कर समझेंगे, और बहुत सिंपल शब्दों में लिखा गया है। 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए एकता के सूत्र में बांधना, तो कहा जाता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ
अपना राष्ट्र है, देश है। यहाँ पर देखिए आपने खुद अनुभव किया होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनका पहनावा अलग है, उनका खान पान तक अलग है। और उनके भौगोलिक दृष्टि से भी बात करें तो देख लीजिए, साउथ चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, सभी तरह से भिन्न है। और ऐसे स्थिति में सबको एक साथ बांधना बहुत ही बड़ा चुनौती से भरा रहा समय था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापित करना। तो दूसरा हेडिंग है कि लोकतंत्र को स्थापना, लोकतंत्र कैसे लाया जाए। और ऐसे विविधताओं वाले देश में लोकतंत्र स्थापित करना भी एक बहुत बड़ा चुनौती रहा, और पूरे समाज के लिए भला करना ये भी मुख्य बिंदु ही थे और मुख्य चुनौतियों में से एक है। तो चलिए आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक बार दोहरा देते हैं कि एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र स्थापित करना और पूरे समाज का भला करना। बहुत ही प्यारा सा हेडिंग है, आगे चलते हैं। देखिए दो राष्ट्रों का सिद्धांत है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड है, जब नेक्स्ट हम पॉइंट पर चलते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट आता है कि दो राष्ट्र सिद्धांत क्या है सर। तो देखिए दो राष्ट्र सिद्धांत पर भी चर्चा कर ही लेते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था, इसके तहत इंडिया दो कौमों का देश था। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की और इनका विरोध कांग्रेस ने किया था। चलिए इस बातों को आप समझ ही रहे होंगे कि हमारे मुस्लिम लीग द्वारा उन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया, और ऐसे स्थिति में कांग्रेस ने इनका विरोध किया था। चलिए अगला हेडिंग है विभाजन में आई प्रमुख समस्या। जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए तो देखिए विभाजन में समस्याएं बहुत आई थी, लेकिन हम मुख्य समस्याओं पर चर्चा करेंगे तो बात कर लेते हैं। इस बातों को एक बार दोहरा देते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था, इसके तहत इंडिया दो कौमों का देश था। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की और कांग्रेस इसका विरोध किया था। अब देखिए हमारे पास अगला हेडिंग है विभाजन में आई मुख्य समस्या। अब हम इस पर बात करने वाले हैं। याद रखिएगा कि विभाजन के समय में भी प्रमुख समस्या है। देखिए पहला है मुस्लिम पूरे देश में थे और पूरे देश को बांटना आसान काम नहीं था दोस्तों। और ऐसे दो इलाके थे जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, और पूरे देश में देखा जाए तो दो ही जगह थे, एक है पश्चिमी पाकिस्तान और एक है पूर्वी पाकिस्तान, जहां पर मुसलमानों की संख्या, मुसलमानों की आबादी अधिक थी और दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना मुमकिन नहीं था। और यही दो जो जगह है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों को जोड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल विपरीत में थे और इसे जोड़ना संभव नहीं था। देखिए सभी मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अपना भारत देश ही इतना प्यारा है। और याद रखिएगा, और पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में मुसलमान ज़्यादा थे बच्चों। और देखिए सबसे अहिंसा जो हुए थे यही दो जगह थे, पंजाब और बंगाल के इलाकों में जो मुसलमान ज़्यादा थे। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो ये चार समस्याएं आपको याद रखना है और इस पर दो तीन बार दोहराते चलेंगे। देखिए मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ कि पूरे देश में मुसलमान पूरे देश में थे, पूरे देश को बांटना आसान काम नहीं था। ऐसे दो इलाके थे जहां पर मुसलमान की आबादी बहुत ज़्यादा था और दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन था। और सभी मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। इतना सुंदर सा भारत, जिस देश में हम रहते हैं उस देश से कोई जाना क्यों चाहेगा। तो देखिए ये तो समस्या है, इस समस्याओं को ध्यान में रखेंगे। पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में मुसलमान ज़्यादा थे, इस हेडिंग को ध्यान में रखेंगे। बहुत ही सुंदर सा। और देखिए यहाँ से और एक दो पॉइंट और है जो देख लेंगे। फिर वह जिले के आधार पर बांटना
देखिए कहा जाता है कि फिर वह जिले के आधार पर बंटवारा किया गया था अल्पसंख्यकों की समस्या। और याद रखिएगा कि चंद घंटों में देश को खाली करने की समस्या, ये सबसे बड़ा पॉइंट रहा बच्चों कि चंद घंटों में खाली करना। कहा जाता है कि नरसंहार जैसी स्थिति को पैदा हुआ था। इसमें बहुत सारे खून बहे थे, लाखों लोग घर से बेघर हो गए थे और महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ था। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे और ये बहुत ही बड़ा समस्या था। चलिए अपना नेक्स्ट हेडिंग होगा विभाजन का परिणाम। तो चलिए अब देखते हैं कि विभाजन का परिणाम क्या होगा। तो देखिए हमारे पास है विभाजन का परिणाम, याद रखिएगा विभाजन का परिणाम। तो देखिए सांप्रदायिक हिंसा, याद रखिएगा कि अब जो ये बंटवारा हो रहा है, जो ये विभाजन हो रहा है, ये सांप्रदायिक के नाम पर हो रहा है। हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, ऐसे कहकर ये विभाजन हो रहा है। और अचानक से स्थानांतरण का अर्थ होता है लोग एक अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। कोई इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं तो कोई पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। तो ये स्थानांतरण का बहुत बड़ा ही दुख वाला समय था। देखिए मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, जो टेंट लगाकर लोग जो रहते हैं वैसे में, और महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और जबरन शादी की गई और संपत्तियों का बंटवारा किया गया। लाखों लोगों ने घर छोड़ा और आज़ादी का जश्न गांधी जी ने जो आज़ादी का जो जश्न था उसमें कहा जाता है कि गांधी जो है इसमें हिस्सा नहीं लिए थे। चलिए इस बातों पर ध्यान में रखेंगे कि देखिए एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। सांप्रदायिक हिंसा हुआ, अचानक से स्थानांतरण हुआ, मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा, महिलाओं के साथ शिविर है बच्चों, और बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, जबरन शादी की गई और संपत्ति का बंटवारा हुआ। लाखों लोग ने घर छोड़ा। और देखिए इसके बाद कहा जाता है कि आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। महात्मा गांधी जी देश में हो रहे हिंसा से दुखी थे। महात्मा गांधी को इस बातों से बहुत ही दुखी हुए थे और उन्होंने इस आज़ादी के समय में हिस्सा ही नहीं लिए, आज़ादी के जश्न में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिए। और वो उन दिनों कहाँ चले गए थे बच्चों? कोलकाता। मेरे प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही प्यारा सा है, क्योंकि देखिए आप हिस्ट्री हो या साइंस हो या राजनीतिक विज्ञान हो या इतिहास हो, आप उसमें रुचि जगाएं। अपने रुचि को जब तक नहीं जगाएंगे, आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, मज़ा नहीं आएगा। देखिए हिंसा रोकने की अपील की और फिर गांधी जी दिल्ली आए। और याद रखिएगा इसके बाद बहुत बड़ा ही दुख भरा समय रहा। अपने बापू जो आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो कहा जाता है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। और देखिए यहाँ से आपका पॉइंट खत्म हो जाता है। तो बहुत दुख भरा समय रहा कि गांधी जैसे जो अपने भारत के बहुत प्रसिद्ध नेताओं में से एक, और इनको नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा बच्चों, रजवाड़ों से क्या अभिप्राय है, तो इस पर बात करेंगे। एक एक टॉपिक पढ़कर धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और डाउट अपना क्लियर करते जाएंगे। तो हमारा और अपना और सभी का हेडिंग है रजवाड़ों का अभिप्राय। चलिए बात करते हैं। देखिए कहा जाता है कि अपने भारत देश में ब्रिटिश भारत भी थे, रजवाड़े भी थे, जो बड़े बड़े पैसे वाले, जो जमींदार थे, साहूकार थे, तालुकदार थे, जो ऐसे लोग थे जो राजाओं के कंट्रोल में नहीं थे, वो सिर्फ अपना कर टैक्स पे करते थे। तो ऐसे लोगों को शॉर्टकट में रजवाड़ा कहा जाएगा, रजवाड़ों की समस्या। तो देखिए कहा जाता है कि अपने भारतवर्ष में पूरे देश में रियासतों की संख्या 565 थी। याद रखिएगा बच्चों, अपने पूरे देश में, भारत देश में रियासतों की संख्या 565 थी। और ऐसे में देश
के टूट जाने का खतरा था, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। और सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान कर दिया। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी घोषणा कर दी और देश टूटने का खतरा सामने आ रहा था। इस समस्याओं को निपटने के लिए क्या क्या किया जाए, तो हमारे देश के जो प्रमुख नेता थे उनके सामने बहुत बड़ा चुनौती था। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने कैसे इन रजवाड़ों को अपने साथ मिलाया। तो देखिए, रजवाड़ों की समस्याओं को बताओ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देखते हैं कि देश में 565 रजवाड़े थे और ऐसे में देश टूट जाने का खतरा था, क्योंकि अंग्रेज घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। और सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान कर दिया था। देखिए त्रावणकोर बच्चों, भारत का जब आप अपना मैप निकालेंगे तो ये जो केरल वाला जो साइड है, ये त्रावणकोर रजवाड़ों का राज्य था, याद रखेंगे। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और कहा जाता है अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी घोषणा कर दी कि देश टूटने का खतरा सामने आ रहा था। याद रखिएगा, त्रावणकोर के बाद हैदराबाद के भी निजाम ने उन्होंने भी कह दिया कि हम अपने क्षेत्रों को अलग रखेंगे। देखिए, रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि पटेल जी की भूमिका क्या रही रजवाड़ों को विलय कराने में। तो याद रखिएगा कि पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। देश में रजवाड़ों की समस्याओं को देखकर ऐसा लगा जैसे देश टूट जाएगा, और ऐसे में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर ली। और इस बातों के लिए आपको ताली बजा देना चाहिए कि देखिए, रजवाड़ों को मिलाने में सबसे बड़ा योगदान अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनका भूमिका बहुत ही अहम रहा है। अगर इस जगह पर दूसरे नेता होते तो शायद उनसे यह कर पाना संभव नहीं था। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। बहुत ही प्यारा सा हेडिंग है, आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। देखिए, इसके बाद देखिए, और उन्होंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने एक हस्ताक्षर पत्र बनाया था या बनवाया था, जो भी है, उस इसी हस्ताक्षर पत्र का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस रजवाड़े को, कोई भी रजवाड़ा जब वो मिल जाते थे अपने भारत वाले देश के अंदर, तो उन्होंने एक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जिनका नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्सेशन था, उस पर उनका वो हस्ताक्षर करवा लेते थे। नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से बताइए। आपका नेक्स्ट हेडिंग है कि नागपुर अधिवेशन के बारे में विस्तार से बताइए। तो देखिए, नागपुर अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ और यहाँ कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा या होंगे। आज़ादी के बाद स्थिति और माहौल बांग्लादेश का बंटवारा हो गया। याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में यहाँ कांग्रेस ने यह मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। आज़ादी के बाद स्थिति का माहौल बांग्लादेश का बंटवारा हो गया। और याद रखिएगा, यहाँ पर नेताओं को ऐसा लगा अगर भाषा के आधार पर राज्य को पुनर्गठन हुआ तो देश की अव्यवस्था फैल जाएगी, देश टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए सरकार कुछ फैसले लेने से डर रही थी। देखिए, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ से 1 नंबर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ कह सकते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। देखिए, याद रखिएगा, यहाँ से बात करते हैं पुराने मद्रास में
तेलुगु भाषाई क्षेत्रों के विरोध उठा। मद्रास में वर्तमान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्य शामिल थे। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर था। यहाँ पे देखिए पोट्टी श्री रामुलु अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठ गए। आप एनसीईआरटी में एक छोटा सा डायग्राम होगा, आप उसे जरूर देखें। उसमें इनके बारे में कहा गया है, इमेज भी है बच्चों, चित्र भी है। जो पोट्टी श्री रामुलु को अनिश्चितता काल के लिए इन्होंने भूख हड़ताल किया था, अनशन पर बैठ गए थे। 56 दिनों के बाद 56 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और अनशन पर बैठे रहे कि भाषा के आधार पर राज्य को बांट दिया जाए। और उनकी मृत्यु हो जाने के बाद देखिए कहा जाता है कि 56 दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। और इसी के कारण हिंसा, आंदोलन और घटनाएं, लोग सड़क पर आ गए और बहुत सारे विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। याद रखिएगा। तो ये सब बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। देखिए एक बार वापस से हेडिंग को दोहराते हैं। पुराने मद्रास में तेलुगु भाषाई के क्षेत्र पर विरोध उठा और मद्रास वर्तमान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटक राज्य शामिल है। कहाँ बच्चों? मद्रास के अंदर। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर था और तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर कहा जाता है पोट्टी श्री रामुलु अनिश्चितता, ये भूख हड़ताल पर 56 दिनों के लिए देखिए भूख हड़ताल पर उन्होंने बैठक किया और 56 दिन के बाद उनकी मौत हो जाती है। और हिंसक आंदोलन और घटनाएं, लोग सड़क पर आ गए और विधायकों ने क्या किया? जब ऐसा हुआ तो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। और अंततः नेहरू जी ने देखिए इसका आंसर है कि अंततः नेहरू जी ने, याद रखिएगा, अंततः नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की मांग मान ली और सरकार ने राज्य का पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया। और राज्य का पुनर्गठन आयोग तथा इसकी सिफारिश, याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1935 में बना था। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? तो कहेंगे 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में दोस्तों पारित किया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, याद रखिएगा। और इसने अपनी सिफारिश में ये मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। और इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। देखिए याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर इस बातों को एक बार दोहरा देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। राज्य सरकार ने पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग और इसकी सिफारिश पे याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन 1953 में हो जाता है, ठीक है। और राज्य का पुनर्गठन अधिनियम अगर बात करते हैं तो वो पारित होता है 1956 में। और इसने अपनी सिफारिश में यह मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दी जानी चाहिए। और किन 4 बातों पर रियासतें, देखिए कहा जाता है, क्या याद रखिएगा कि 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई थी, याद रखिएगा। तो कहते हैं कि 565 में बहुत सारे मिल गए थे और 4 ऐसे रियासत थे जिन्होंने मिलने में समस्या खड़ा कर दिया था। नहीं तो इस समस्याओं को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखेंगे कि इन 4 रियासतों ने क्या क्या समस्या पैदा की, इनकी मांग क्या था, क्या रियायत दिया गया, तो सब पर चर्चा करेंगे। देखिए 4 रियासत कौन कौन से हैं? तो कश्मीर है, मणिपुर है, हैदराबाद है और जूनागढ़ है।
देखिए कश्मीर की रियासत में विलय, सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर पर। देखिए कश्मीर की रियासतों के विलय में क्या दिक्कत आई, क्वेश्चन मार्क है। तो कश्मीर के राजा, याद रखिएगा कश्मीर के राजा का नाम है हरि सिंह। इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था और उसे अपने में शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी गई और सोचकर वहां की मुस्लिम जनसंख्या उनका साथ देगी। और याद रखिएगा एक एक पॉइंट समझ लेंगे। और देखिए फिर वहां के राजा भारत से मदद मांगी और भारत मदद की और इसी के साथ कश्मीर के साथ भारत का विलय या भारत में मिल जाता है। देखिए बातों को नहीं समझ पाए होंगे। तो देखिए कहा जाता है कि पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता तो था और उसे अपने में शामिल करना भी चाहता था, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेजकर सोचकर वहाँ के मुस्लिम जनसंख्या उनका साथ देगी। फिर वहाँ के राजा ऐसा करने के साथ ऐसा बहुत बड़ी समस्या आई, लेकिन फिर वहाँ के राजा ने भारत से मदद मांगी, क्योंकि वहाँ से पर पाकिस्तान के जो मुसलमान जो थे जनसंख्या वो दबाव बना रहे थे कहाँ, पाकिस्तान के राजा पर। तो कहा जाता है कि उस समय अपने भारत ने मदद की थी और फिर बाद में जाकर कश्मीर हमारे भारत में मिल जाता है। और इसके लिए देखिए आप नेक्स्ट दूसरा चैप्टर जब पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें कश्मीर के बारे में विशेष जानकारी है और पहले चैप्टर में इतना जानकारी नहीं दिया गया है, बस इसे थोड़ा सा हेडिंग के रूप में पढ़ लेते हैं। देखिए आगे चलते हैं। देखिए कहा जाता है कि कश्मीर को विशेष अधिकार भी दिए गए और भारत का रुख लचीला था। अब देखिए कश्मीर के बारे में अगर नेक्स्ट अध्याय में जरूर पढ़ेंगे और इस पर मैंने एक अच्छे से नया वीडियो भी बनाया है, बहुत ही सुंदर सा। अगर आपको और जानकारी लेना है तो हमारे नए वीडियो को देखेंगे। और देखिए नेक्स्ट है हैदराबाद का रियासत में विलय किस प्रकार हुआ। तो देखिए हैदराबाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हमारे इस पहले अध्याय में हैदराबाद के बारे में अच्छे से दिया गया है। देखिए हैदराबाद का रियासत भारत में विलय, इस बातों को ध्यान में रखेंगे, कैसे हुआ किस प्रकार हुआ, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता था, वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे। कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम दुनिया का, भाई भारत का नहीं बोल रहा हूं मैं, ये पूरे एशिया का बात नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से शुमार था, यानी कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन। देखिए वो किसान और महिलाओं का शोषण करता था, ये समस्या था बच्चों। निजाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और निजाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे का नाम है रजाकार। देखिए रजाकार को भेजे, याद रखिएगा, गुंडे रजाकार को भेजा, यहाँ पर रजाकार है, रजाकार को भेजा। रजाकार बहुत सांप्रदायिक थे, गैर मुसलमान, यानी कि सीधा सीधा आप इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली समझिए कि हिंदुओं को निशाना बनाना या बनाने लगे थे। रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या किया, बलात्कार किए और बलात्कार पर उतारू हो गए। फिर भारत ने अपनी सेना भेजी और सेना ने उन्हें हरा दिया, मार डाला और इस प्रकार हैदराबाद का विलय होना तय था। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और कहा जाता है, याद रखिएगा, कि 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र में, पंजाब, याद रखिएगा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखिएगा 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, और 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, मणिपुर रियासत में विलय। देखिए ये अलग हेडिंग है, आप याद रखिएगा। यहाँ तक है बच्चों, थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गया है। कहा जाता है कि 1960 के दशक में गुजरात और महाराष्ट्र और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और
झारखंड का विलय हुआ था और ये भाषा के आधार पर ये अलग अलग हुए थे। देखिए विलय कहा जाता है ये अलग अलग राज्य बन गए थे, याद रखिएगा। उत्तराखंड अपना उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है तो याद रखेंगे। देखिए मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ, तो मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मणिपुर का देखिए बच्चों, मणिपुर देखिए मणिपुर के राजा जिनका नाम है बोधचंद्र सिंह भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। देखिए याद रखिएगा कि मणिपुर के राजा इतना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया था, उन्होंने आराम से मिला था, याद रखिएगा। इसके बदले में उसकी स्वायत्तता का बरकरार रखा और देखिए उन्होंने कुछ स्वायत्तता मांगी थी भारत सरकार से, तो उन्होंने कुछ स्वायत्तता भी दिया। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो जून 1948 में किया गया था। तो ये आपका मुख्य बिंदु है और यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना ज़्यादा रहता है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है, भारत का राज्य जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा 1948 मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए। और याद रखिएगा कि कांग्रेस ऐसा चाहती थी कि मणिपुर भी भारत में विलय हो जाए, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी और मणिपुर का विलय भारत में हो। देखिए इस बातों को याद रखिएगा। और यहाँ से कहा जाता है कि मणिपुर का विलय भारत में हो, लेकिन आज भी वह जनता इससे खुश नहीं है। देखिए सरकार कांग्रेस चाहती थी लेकिन जनता आज भी वहाँ के नहीं चाहते हैं, याद रखिएगा। तो ये आपका पहला अध्याय खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी समस्या है, जो डाउट है ज़रूर पूछें और मुझे प्रोत्साहित भी करें। धन्यवाद।